हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सैनी आप सभी लोगों को स्टूडेंट जे क्लासेस मेरिट परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होने वाली है वो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की होने जा रही है। और स्टूडेंट, आज आपका एग्जाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इससे पहले आज हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए स्टूडेंट, फिर अपनी क्लास को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी का गुड मॉर्निंग, सभी के लिए वेरी वेरी नाइस गुड मॉर्निंग। और क्लास को स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट यहां पर कि हमारा जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें मैंने इसकी मैराथन क्लासेस और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी स्टूडेंट आपको डिस्कस कर रखा है। आई होप आपने हमारी मैराथन क्लासेस और इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके बारे में स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, किस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका रिवीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कृत्रिम औजारों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो होता है, जो आपका उत्पादन प्रौद्योगिकी होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी हमारा पदार्थ होता है जिसको काटने पीटने का काम करते हैं किसी भी मशीन के ऊपर, ठीक है, चाहे वो लेथ मशीन हो, मिलिंग मशीन हो या ड्रिलिंग मशीन हो, जिसके ऊपर भी हमको ये काम करना होता है, ऑपरेशन करना होता है। हमको क्या चाहिए होता है, एक नया आकार हमको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। अब क्या होता है, मशीन में हमारे तीन पार्ट्स यहाँ पे स्टूडेंट मोस्ट यूजफुल होते हैं। सबसे पहले हमारी मशीन होनी चाहिए, मशीन में हमको पावर देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा वहां पे हमारे मटेरियल होना चाहिए, जिसको हम कोई भी मेटल को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना होता है, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमारा कटर होना चाहिए, जो हमारे जिसके नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट, किसको, टूल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपोर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा टूल्स होता है। अगर टूल नहीं होंगे तो अपने मेटल को हम कटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कृत्रिम औजारों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके बारे में आपको यहां पर लिखना है। तो हमारे स्टूडेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो बात करते हैं यहां पर, ठीक है। कटिंग टूल्स की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। कटिंग टूल्स मतलब काटने वाले औजार, ठीक है, कृत्रिम औजार, इसको हिंदी में कृत्रिम औजार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से स्टूडेंट, कृत्रिम औजार के नाम से जाना जाता है। और कृत्रिम औजार की जो प्रॉपर्टीज होते हैं कटिंग टूल्स के विशेषता या प्रॉपर्टी या कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कौन कौन सी होनी चाहिए। तो पहला हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमारा हॉट रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज द हॉट रेजिस्टेंस। हॉट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि जब हम अपने मेटल को काटते हैं तो मेटल को काटने के कारण वहां पे घर्षण पैदा होता है, घर्षण पैदा होने के कारण वहां पे उसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। तो उस बढ़ जाने के कारण मतलब टेम्परेचर हमारा जो तापमान ज्यादा हो जाता है, उसके कारण हमारा जो टूल है या फिर हमारा जो वर्कपीस है वो घिसे नहीं, पिटे नहीं, या वहां पे वो पिघले नहीं। इस तरह की इस प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे कटिंग टूल की, ठीक है। हमारा होना चाहिए हॉट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हॉट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमारा हॉट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर टूल होना चाहिए, ठीक है। बात करें किसके बारे में, हॉट रेजिस्टेंस टूल के बारे में, ठीक है। तो हॉट रेजिस्टेंस होना चाहिए, बात करेंगे रेजिस्टेंस में होना चाहिए। दूसरी बात करेंगे हार्डनेस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हॉट रेजिस्टेंस या हॉट हार्डनेस के नाम से भी इसको लिख सकते हैं, हॉट हार्डनेस, ठीक है। हॉट हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब पिघले नहीं वो, ठीक है। हॉट हार्डनेस हमारा होना चाहिए, सॉरी कोल्ड हार्डनेस होगा यहाँ पर, कोल्ड हार्डनेस, ठीक है। भाई हिंदी में तो लिख सकते हो इसको उष्ण कठोरता और शीत कठोरता के नाम से इसको जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट, जैसे कि हमारा क्या होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, ठीक है। चीमड़ापन हमारा होना चाहिए, चीमड़ापन, ठीक है। टफनेस उसकी होनी चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, वो टफनेस हमारा उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट, हमारा वियर रेजिस्टेंस का मतलब वो टूटे नहीं, फटे नहीं, कटे नहीं, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है, कटिंग टूल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है स्टूडेंट, हमारी कटिंग टूल की प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमारा केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है,
रासायनिक अभिक्रिया ना करे। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, जब हम अपने कटिंग टूल को, अपने मेटल को काट रहे हैं, तो काटने के दौरान हमारा मेटल या हमारा जो कटिंग टूल है उनके बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पे मेटल पे जैसे मान लो जंग लग जाता है या फिर मेटल हमारा घिस जाता है, पिट जाता है, तो इस तरीके से हमारा कटिंग टूल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमारा कटिंग टूल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो हमारा कैसा होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अंदर केमिकल जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एक स्टेबल कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी मेटल के द्वारा या किसी भी क्रिया के द्वारा वहां पे उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया ना कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, शॉक रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, शॉक रेजिस्टेंस के बारे में। शॉक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। शॉक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, शॉक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने कटर को या कह सकते हैं अपने टूल को जब मेटल से काटते हैं, तो मेटल काटने के दौरान उसके अंदर जो हमारे कह सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट शॉक मतलब उपजते, कहने मतलब जो कह सकते हैं वाइब्रेशन हमारा होता है या धक्का मुचकी जो होती है, उस तरीके से हमारा टूल इस तरीके से कोई भी बिहेव ना करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा ये टूल है, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं किसी भी वर्क पीस को लेकर आकर काट रहा हूं, तो काटने के दौरान इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होने चाहिए। इस तरीके का हमारा क्या होना चाहिए, टूल का प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो शॉक रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो ना क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब जो उसका विरोध करे वो हमारा प्रतिरोध कहलाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा शॉक होते हैं, जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं, उसका विरोध करे, इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे कटिंग टूल की होनी चाहिए। ठीक है, और बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहां पे लो फ्रिक्शन होना चाहिए। किसके बारे में, लो फ्रिक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे लो फ्रिक्शन। लो फ्रिक्शन का मतलब कम घर्षण होना चाहिए। अगर ज्यादा घर्षण होगा तो ज्यादा घर्षण होने के कारण हमारा जो मेटल होगा घिस जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर वहां पे क्या करेगा स्टूडेंट, क्रिएट करेगा। और नेक्स्ट बात कर सकते हैं लो कॉस्ट हमारी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, हमारा जो टूल होता है, हमारा जो कटिंग टूल होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो लागत होती है, जिसका जो मूल्य होता है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कटिंग टूल की प्रॉपर्टी क्या होता है, कटिंग टूल सबसे पहले पूछेगा कटिंग टूल होता क्या है। ठीक है, तो कटिंग टूल हमारे क्या होते हैं, कटिंग टूल एक ऐसे औजार होते हैं जिनका उपयोग किसी मेटल को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेटल को काटने के बाद एक वांछित आकार प्रदान करने के लिए, कह सकते हो कि वांछित आकार प्रदान करने के लिए जिन औजारों का उपयोग किया जाता है उनको कटिंग टूल कहते हैं, जिनके द्वारा अवांछित पदार्थ को काटकर एक वांछित पदार्थ या आकार में कन्वर्ट करने के लिए जिन औजारों का उपयोग किया जाता है उनको कहते हैं कटिंग टूल कहते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेटल होता है, मेटल में हम क्या करेंगे, अनकट, कहने मतलब जो हमको चाहिए नहीं वो हमारा जो मेटल होता है, पदार्थ होता है, उसको काट के अलग कर देते हो, बाकी का जो हमको मिलता है वो हमारा क्या मिल जाता है, हमारा वांछित आकार मिल जाता है। वांछित का मतलब जो मैं चाहता हूं वो आकार मुझको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या स्टूडेंट कटिंग टूल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होगा, कर्तन औजारों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखो यहीं पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा, तो इसमें देखना कर्तन औजारों से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और जैसे भी मैंने आपको बताया कर्तन औजार से आप क्या समझते हैं, तथा यह बनाने में उपयुक्त पदार्थों का वर्णन कीजिए कि हमारे जो कटिंग टूल होते हैं उसमें कौन कौन से मेटल के द्वारा हम अपने कटिंग टूलों को बनाया जा सकता है। ठीक है, अपने कटिंग टूलों को बनाया जा सकता है। तो यहां पे बात करेंगे कटिंग टूल के पदार्थ, तो बात करेंगे यहां पर किसके स्टूडेंट, कटिंग टूल के पदार्थ। कटिंग टूल के पदार्थ किस पदार्थ से हमारा बनाया जाता है कटिंग टूल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा क्या होता है, हाई स्पीड स्टील होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं क्या होती है, हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील जो होती है वो उसकी हार्डनेस हमारी ज्यादा होती है। ठीक है, और हमारी बात करेंगे हाई स्पीड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील हमारा होता है यहां पर। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील होता है जिसमें कार्बन की मात्रा हमारी ज्यादा होती है, हाई कार्बन स्टील। देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग जानते होंगे हाई का मतलब तेज, स्पीड का मतलब स्पीड स्टील और कार्बन स्टील। ठीक है, मोस्टली आप सब लोग जानते होंगे। और हिंदी में भी इसको स्टूडेंट इसको उच्च कार्बन इस्पात के नाम से इसको जानेंगे। किसके नाम से, उच्च कार्बन इस्पात के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या होनी चाहिए, डायमंड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डायमंड। ठीक है, डायमंड, हीरा। तो हीरे का उपयोग जो करते हैं अपनी ज्वेलरीज वगैरह जो होती हैं, जो हमारे एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, उनको वांछित कहने मतलब उनको काटने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड का उपयोग करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं। तो हीरा भी एक हमारा क्या होता है, कटिंग टूल होता है। क्या होता है इसमें, हमारा कटिंग टूल होता है। ठीक है, स्टेलाइट होता है। ठीक है, बात करेंगे किसके बारे में, स्टेलाइट के बारे में। स्टेलाइट भी हमारा मेटल होता है। और बात करेंगे यहां पर किसके बारे में स्टूडेंट, सीमेंटाइड कार्बाइड के बारे में। सीमेंटाइड
कार्बाइड के बारे में, सीमेंटाइट कार्बाइड भी हमारा क्या होता है, कटिंग टूल मटेरियल के अंतर्गत हमारा आता है। और बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर किसके बारे में, सिरेमिक के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, सिरेमिक्स के बारे में। सिरेमिक्स भी हमारे क्या होते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं। और बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, टंगस्टन कार्बाइड के बारे में। किसके बारे में, टंगस्टन कार्बाइड के बारे में। टंगस्टन कार्बाइड के बारे में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसका, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड का हम स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। और बात कर सकते हैं कोबाल्ट स्टील का। किसका, कोबाल्ट स्टील का। कोबाल्ट स्टील का, कोबाल्ट स्टील हमारा यहाँ पे स्टूडेंट हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे हमारे क्या है स्टूडेंट, हमारे कटिंग टूल के पदार्थ है। जो हमारा कटिंग टूल होता है, जो हमारे औजार होते हैं, काटने वाले जो औजार होते हैं, उनको किस पदार्थों से बनाया जाता है। हाई स्पीड स्टील पदार्थ यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील पदार्थ यूज करते हैं, डायमंड यूज कर सकते हैं, स्टेलाइट हम यूज करते हैं, सीमेंटाइट कार्बाइड हम यूज करते हैं, सिरेमिक करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड करते हैं, कोबाल्ट स्टील करते हैं। ये सारे पदार्थ हम क्या करते हैं, अपने कटिंग टूल को बनाने में यूज करते हैं। तो हमारे जो कटिंग टूल होते हैं, जो हमारे कर्तन औजार होते हैं, कर्तन औजारों का जो हम पदार्थ होता है, कर्तन औजारों का जो पदार्थ होता है, वो हमारे ये सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये नहीं कि सारे मिक्स होंगे, ये नहीं, मतलब इस तरीके, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। ये सारे हमारे क्या स्टूडेंट, कटिंग टूल्स के हमारे क्या स्टूडेंट, हमारे पदार्थ है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए कि कटिंग स्पीड क्या होती है। कटिंग स्पीड का मतलब काटने वाली जो स्पीड होती है, काटने की चाल जो होती है, ठीक है। काटने की चाल कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब काटने की जो चाल होती है, मतलब कहने का मतलब है कि जब हम अपने वर्कपीस को, या कह सकते हैं अपने कार्यखंड को हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो कर्तन औजार जिस गति से कार्यखंड की सतह से धातु को काटता है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कर्तन औजार है, हमारा जो कटिंग टूल है, जिस गति से हमारे कार्यखंड से अपने धातु को काटता है, वो उसकी जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, कर्तन गति कहते हैं। और कर्तन गति की जो स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला होता है, तो स्पीड जो होती है उसको स्टूडेंट सी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी, ठीक है। तो स्पीड जो होती है मोस्टली हमारी क्या होती है, पाई डी एन अपॉन 1000। ये फॉर्मूला याद रखना स्पीड का, कटिंग स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले को याद रख लेना, पाई डी एन अपॉन 1000। तो एक न्यूमेरिकल पूछता है पेपर में, ठीक है, तो वो जो पूछेगा वो इसी फॉर्मूले से पूछेगा, तो इसको स्टूडेंट आपको याद रखना है। तो कर्तन औजार जो होता है, कर्तन औजार जिस गति से कार्यखंड की सतह से धातु को काटता है, उसे औजार की कर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको औजार की कर्तन गति कहते हैं। बात करेंगे डेप्थ ऑफ कट की। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, मान लीजिए हमारा डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से मेरा ये वर्क पीस है, और वर्क पीस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टूल्स के अकॉर्डिंग इसको मैंने इधर से काट दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो डायमीटर होगा और इसका जो डायमीटर होगा स्मॉल डी, ठीक है। तो हमारा डेप्थ ऑफ कट जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल डी माइनस डी अपॉन 2। तो कहने का मतलब क्या है कि कटिंग टूल जो हमारी मशीनिंग की प्रारंभिक सतह से और अंतिम दूरी, जो काटी गई दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है, उसको डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कार्यखंड की मशीनिंग सतह से हमारी जो अनकट सरफेस तक मापी गई जो अभिलंब दूरी को होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, हम की कट की गहराई हमारी कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, कट की गहराई हमारी कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो मेरी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, कट की गहराई मेरी कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, कट की गहराई मेरी कहलाएगी। बात करेंगे फीड के बारे में। फीड क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब हमारा कोई भी वर्क पीस अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, और एक चक्कर पूरा करने के बाद हमारा जो कार्यखंड होता है वो कितना स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फीड कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा फीड कहलाता है। तो प्रत्येक रिवॉल्यूशन में कह सकते हैं, प्रत्येक चक्कर में जब हमारी कटिंग, हमारा जो टूल होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो हमारी क्या कहलाती है, उसकी फीड कहलाता है, ठीक है। मोस्टली हमारी जो कटिंग टूल की जो स्पीड होती है नियर अबाउट 0.2 mm तक उसको बढ़ाते हैं, फिर 0.4 mm तक बढ़ाते हैं। तो कोई भी मेटल को हमको कटिंग करना होता है, ये नहीं कि एक बार में हम उसको 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे, ठीक है, या एक बार में उसको 1 mm उसको कट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी मेटल को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटों में, अगर मुझे कोई भी मेटल है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई भी मेटल है, ये इस तरीके से मेरा वर्क पीस है, उसको मुझे इस तरीके से बनाना है, और कहने का मतलब ये इस तरीके से है और ये मेरा इस तरीके से है, ठीक है। इसका जो इंटरनल डायमीटर है 5 mm का है, उसका जो आउटर डायमीटर है मेरा 10 mm का है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मुझको यहाँ पे इसको कितना काटना होगा, 5 mm इसको काटना होगा। तो 5 mm काटने के लिए मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे 1 mm का क्या करेंगे, फीड देंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 1 क्या करेंगे, mm का फीड देंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको काटेंगे। एक बार में 5 mm
या कह सकते हैं एक बार में उसको 5 mm हम काट नहीं सकते। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टूल होगा टूट जाएगा और जो हमारी मशीन प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या करा जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, फीड होती है। तो यहाँ पे फीड क्या हो रही है, 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm। तो एक चक्कर में मैंने 1 mm उसको आगे बढ़ाया, फिर एक चक्कर में 1 बढ़ाया, फिर एक चक्कर में 1 बढ़ाया। तो इस तरीके से एक रिवोल्यूशन में जितने भी हमारे टूल अपना गति करता है उसको क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको फीड कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इनके बारे में आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना है। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे मैंने डिस्कस करा किस किस के बारे में, कि हमारे कटिंग टूल क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, और किस मेटल के हमारे कटिंग टूल बने होते हैं, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग और हमारी फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट होता है। इन तीनों के टॉपिक के बारे में हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है स्टूडेंट, बात करेंगे लेथ मशीन पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं के बारे में। बताइए, मैंने आपको मैराथन क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लेथ मशीन और मैंने मोस्टली आपको जो उसमें अपनी ऑपरेशन के बारे में बताया था कि लेथ मशीन पर किस किस टाइप की ऑपरेशन किया जाता है, और लेथ मशीन के हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है, कितने टाइप की हमारी लेथ मशीन होती है, इन सब के बारे में मैंने मैराथन क्लासेस में आपको डिस्कस कर रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं लेथ मशीन पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं के बारे में, बताइए तो कौन कौन सी हमारी विभिन्न संक्रियाएं होती है जिनके बारे में आपको यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी कौन कौन सी होती है, पहले मैं बात करूंगा यहां पे टैपर टर्निंग की। ठीक है, हमारी टर्निंग होती है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, हिंदी में लिख सकता हूं, हमारी टर्निंग होती है। ठीक है, टर्निंग, ठीक है, और मेरी टैपर टर्निंग होती है, टैपर टर्निंग भी होती है। ठीक है, टैपर टर्निंग होती है। और बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, फेसिंग के बारे में, फेसिंग करना क्या होता है। ठीक है, और बात करेंगे यहां पे स्टेप टर्निंग के बारे में, स्टेप टर्निंग भी हमारी होती है। ठीक है, और बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट ड्रिलिंग के बारे में, ड्रिलिंग हम करते हैं इस पे, लेथ मशीन पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ड्रिलिंग हम इसमें कर सकते हैं। पेसिंग हो गया हमारा, ठीक है, पार्टिंग ऑफ हो गया, पार्टिंग ऑफ हम इसमें कर सकते हैं, पार्टिंग ऑफ हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, रीमिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, रीमिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, और ड्रिलिंग हो गया हमारा, पार्टिंग ऑफ हो गया, रीमिंग हो गया, ग्राइंडिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग की प्रक्रिया जो होती है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फेशिंग हो गया, टैपर टर्निंग हो गया, और इसमें हम नर्लिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। किस क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, नर्लिंग। नर्लिंग आप, मैंने सारी ऑपरेशन के बारे में आपको बता रखा है कि किस किस तरीके से हमारी ऑपरेशन होती है, और थ्रेडिंग की जो प्रक्रिया होती है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। थ्रेडिंग का मतलब आपने देखा होगा चूड़ी बाजार, अगर हमको नट और बोल्ट बनाने होते हैं तो उसके अंदर हमको थ्रेड बनानी होती है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, लेथ मशीन पर बना सकते हैं। तो आपको कोई भी 10 तरीके की यहाँ पे क्या करना, ऑपरेशन को लिखना है, टर्निंग, टैपर टर्निंग, फेसिंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग, पार्टिंग ऑफ होता है, रीमिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, नर्लिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, दिस टाइप ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती है स्टूडेंट, हमारी ऑपरेशन होती है जो हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं, लेथ मशीन पर हम कर सकते हैं। तो लेथ मशीन पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं के बारे में बताइए, ये सारी हमारी क्या प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है केवल। ठीक है, कैप्स्टन और तरित लेथ के बारे में आपको बताना है, एक आपको डायग्राम बनाना होगा यहाँ पे कैप्स्टन और तरित लेथ का, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग वहां पे उसको नाम भी लिख लेंगे, किस किस तरीके से हमारे नाम होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहाँ पर किसके बारे में, लेथ मशीन पर हमारे जो लेथ मशीन होती है उस लेथ मशीन के हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा लैग की, जो नीचे हमारी लैग होता है, उसके बाद ऊपर हमारी बेड होता है, बेड के ऊपर हमारा क्या होता है, एक साइड से हमारा एक हमारा चक होता है, चक के साथ स्पिंडल होता है, स्पिंडल के अकॉर्डिंग हमारा गियर बॉक्स होता है, उसके पीछे हमारा टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के बाद हम बात करेंगे वहां पे स्टूडेंट हमारा कैरिज होता है, कैरिज के अकॉर्डिंग टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारे इसमें एक प्लेट होती है, बेड कह सकते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, वर्क पीस को लैड करके रखा जाता है, ये कह सकते हैं हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, लेथ मशीन के हमारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है कि कितने 10 नाम पूछे जाते हैं बेसिकली, तो 10 नाम आप इस तरीके से लिख सकते हो। लीड स्क्रू होता है, कैरिज होता है, आपका टूल पोस्ट होता है, ठीक है, और आपका टेल स्टॉक होता है, और चक होता है, स्पिंडल होता है, गियर बॉक्स होता है, बेड होता है, लेग्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको क्लास में डिस्कस करवा कर रख रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैप्स्टन और तरित लेथ के बारे में समझाना है। तो कैप्स्टन और तरित लेथ हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लेथ मशीन होती है, क्योंकि इसमें एक बार में ही, इसका मैं 1 पॉइंट बता रहा हूं आपको कैप्स्टन और तरित लेथ का, कि इस मशीन में, इस लेथ मशीन में हम एक बार में एक प्रोडक्ट पर सारी क्रियाओं को एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारी दूसरी मशीन होती है लेथ मशीन, उनमें हम क्या करते हैं कि अगर मुझको किसी वर्कपीस पर ड्रिलिंग करनी तो ड्रिलिंग एक बार करेंगे, कहने मतलब फिर उसको हमारा जो टूल होगा उसको चेंज करेंगे, चेंज करके दोबारा उससे फेसिंग करनी होगी तो फेसिंग का टूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारी कैप्स्टन और तरित लेथ मशीन होती है उन पर हम क्या करेंगे, एक ही टूल पोस्ट में अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल को वहां पे एडजस्ट कर लेंगे, और वर्क पीस को बिगर निकाले वहां पे हम क्या करेंगे, सारी जो ऑपरेशन होती है, सारी जो प्रक्रिया होती है
एक बार में ही हम क्या करेंगे, एक मशीन पर कर सकते हैं। वो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे कैप्शन और त्वरित लेथ मशीन होती है वो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, विशेषता हमारी मशीन होती है, ठीक है। क्योंकि इस मशीन पर एक बार में सभी क्रियाएं एक बार में की जा सकती हैं, इसलिए हम ये हमारी जो मशीन होती है बहुत ज्यादा हमारी यूज की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी की जो वर्किंग होगी, बाकी का डायग्राम होगा वो सब सेम होगा लेथ मशीन के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको बनाना होगा, ओके। और इसके डायग्राम के बारे में मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से इसके डायग्राम को बना सकते हो, सिंपल डायग्राम क्या होगा इसका, ठीक है। उन सब के बारे में आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में, इसके सिंपल डायग्राम के बारे में, जो इसका सिंपल डायग्राम होगा वो बेसिकली आप इस तरीके से बना सकते हो, जो कि काफी हार्ड आप अपने एग्जाम में नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूं, तो ताकि आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप वहां पे इसको अच्छे से बना नहीं पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरीके से कोई भी एक इस तरीके से आपको वर्कपीस बनाना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको वर्कपीस बनाना है, और पीछे की तरफ एक आपको टेल स्टोक का बनाना है, और इधर की तरफ आपको एक हेड स्टोक का बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहां पर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा लाइफ सेंटर होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लाइफ सेंटर के अकॉर्डिंग हमारा जो कह सकते हैं जो हमारा वर्कपीस होता है उसका जो हेड होता है वहां पे उसको एडजस्ट करा के रखा जाता है। और पीछे की साइड में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा टेल स्टोक होता है। पीछे की साइड में हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, टेल स्टोक हमारा इसमें लगा होता है, जिसको डेड सेंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा लाइफ सेंटर होता है, इसको लाइफ सेंटर लिखना, दैट इज द लाइफ सेंटर। और ये हमारा डेड सेंटर होता है, क्या होता है स्टूडेंट, हमारा डेड सेंटर होता है, डेड सेंटर। ये हमारा टेल स्टोक होता है, क्या होता है स्टूडेंट, हमारा टेल स्टोक होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम की, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके डायग्राम को यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा टूल पोस्ट होता है, दैट इज द कटिंग टूल। ये हमारा क्या होता है, कटिंग टूल हमारा होता है, कटिंग टूल क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कटिंग टूल के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेथ स्पिंडल, इसके पीछे की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा लेथ स्पिंडल हमारा लगा होता है, दिस इज द लेथ स्पिंडल। ये क्या लगा होता है स्टूडेंट, हमारा लेथ स्पिंडल हमारा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर नॉर्मली आपको डायग्राम बनाना होगा, तो नॉर्मली डायग्राम बनाने के लिए आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या होगा स्टूडेंट, ये वर्कपीस होगा, दैट इज द वर्कपीस। वर्कपीस मतलब कार्यखंड, वर्कपीस का मतलब कार्यखंड, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरा कार्यखंड है, ये मेरा लाइफ सेंटर है, ये मेरा डेड सेंटर है, मेरा टेलीस्टोक है, ये मेरा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, चक होगा, दैट इज द चक कह सकते हैं इसको, चक, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपने वर्कपीस को इसके अंदर एडजस्ट करके रख सकते हैं। हमारा लेथ स्पिंडल होगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रोटेट कराने का काम करता है। और ये हमारा क्या होता है, कटिंग टूल होता है। ये क्या होता है, हमारा कटिंग टूल होता है, हमारा टेल स्टोक पीछे की साइड में होता है, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से क्या करेंगे, अपने डायग्राम को यहाँ पर बना सकते हैं, ओके। नॉर्मली डायग्राम अगर आपको बनाना होगा, इस तरीके से अपने डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कैप्स्टन और त्वरित लेथ के बारे में समझे, मैंने बताया कैप्स्टन और त्वरित लेथ क्या होता है। ये हमारे इस तरीके की मशीन होती है कि इसमें हम एक बार में सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एक बार में एक मशीन पर कर सकते हैं, इसलिए हम इसका कैप्स्टन त्वरित लेथ का मशीन का बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कॉपी में किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कैप्स्टन एंड त्वरित लेथ, ठीक है। तो कैप्स्टन एंड त्वरित लेथ के बारे में आपको क्या लिखना होगा, कैप्स्टन और त्वरित लेथ एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम एक कार्यखंड से कह सकते हैं, एक कार्यखंड को वांछित आकार में प्राप्त करने के लिए कटिंग टूल्स का, औजारों का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अनवांछित पदार्थों को काट देते हैं और बाकी का जो हमारा पदार्थ मिलता है वो एक हमको वांछित आकार प्राप्त होता है। इस मशीन में इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य अपने हमारा जो टर्निंग मशीन होती है, कह सकते हैं हमारा लेथ मशीन होती है, फिर हमारे कैप्स्टन और त्वरित लेथ मशीन होती है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या होता है कि हमारा मेटल को काटकर एक वांछित आकार प्राप्त करना, वो हमारा क्या कहलाता है, मशीन का उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। तो लेथ मशीन या होम या मिलिंग मशीन हो, सबका उद्देश्य केवल क्या होता है कि जो हमारी अवांछित पदार्थ होता है उसको काटकर और वांछित आकार प्राप्त करना, हम क्या करते हैं, वो हमारी इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे इसको क्या लिखकर, ये सब आपको यहां पर लिखकर आना होगा, ओके स्टूडेंट। कि लेथ मशीन क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, इसके बारे में आपको यहां पर इसके बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। हेड स्टोक कौन सा पार्ट होता है, हेड स्टोक स्टूडेंट आपका यही पार्ट होता है। हेड स्टोक जो होता है वो हमारा आपका ये होता है, ठीक है। चक को ही हेड स्टोक कहते हैं। तो चक में क्या करते हैं, वर्कपीस को एडजस्ट कर सकते हैं, ये मेरा क्या होता है, हेड स्टोक होता है। इधर की साइड में ये क्या होगा, मेरा हेड स्टोक भी होगा, ओके स्टूडेंट। पीछे हमारा टेल स्टोक होगा, आगे की तरफ हमारा हेड स्टोक होगा। इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ सेंटर कहते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस के हेड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और जो जिधर से हम कटिंग करते हैं वो हमारा क्या होता है, डेड सेंटर के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाता है, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे स्टूडेंट इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओके। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा,
लेथ मशीन के 10 भागों के नाम लिखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लेथ मशीन के 10 भागों के नाम आपको बताने हैं कि लेथ मशीन के 10 भागों के नाम हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला हमारा क्या होता है स्टूडेंट, लैग्स होते हैं, लैग, ठीक है। और मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे हमारा बैड हो गया, ठीक है, बैड हो गया। और तीसरे में बात कर सकता हूं हमारा स्पिंडल हो गया, ठीक है, स्पिंडल क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा स्पिंडल हो गया। हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, हेड स्ट्रोक हो गया, दैट इज द हेड स्ट्रोक हमारा हो गया, हेड स्ट्रोक। और तीसरा की मैं बात करूं, पांचवे की बात करूं तो हेड स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, चक भी इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है, चक जिसमें हम वर्क पीस को एडजस्ट करते हैं। और हमारा गियर बॉक्स होता है, गियर ट्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, गियर ट्रेन जिसके अंदर हमारे गियर ट्रेन लगे होते हैं, ये इसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज द ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से भी इसको जान सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, और बात करेंगे टेल स्ट्रोक हमारा हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा टेल स्ट्रोक हमारा हो गया। और बात करेंगे हमारा टूल पोस्ट हो गया, टूल पोस्ट हो गया, टूल पोस्ट जिसमें हम अपने टूल को एडजस्ट करके लगाते हैं। और बात करेंगे हमारा कैरिज, कैरिज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने अपने टूल पोस्ट को आगे पीछे की तरफ मूव कराते हैं। हमारी लीड स्क्रू हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा लीड स्क्रू, तो लीड स्क्रू हमारा हो गया। और बाकी के और भी होती हैं, ठीक है, मैंडल हो गया, हमारा प्लेट, हमारा बैड हो गया, प्लेट हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इनके 10 पार्ट्स के नाम को आपको लिख कर आना होगा, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे चित्र के साथ अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर बताइए। मैंने अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग हमारा क्या होता है, ठीक है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग हमारा क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखेंगे यहां पर अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग मशीन हमारी, तो इसका डायग्राम बेसिकली आपको किस तरीके से बनाना होगा, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा, इस तरीके से क्या करना होगा स्टूडेंट, डायग्राम बनाना होगा। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमारी अप मिलिंग होती है और हमारी डाउन मिलिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बात करेंगे यहां पर किसके बारे में स्टूडेंट, कि अगर मैं बात करूं यहां पर अप मिलिंग के बारे में, अप मिलिंग, तो अप मिलिंग के बारे में बात करूंगा तो अप मिलिंग में हमारा जो कटर होगा, इस तरीके से हमारा कटर बनाना है आपको एक, इसके यहां पे क्या करेंगे, तीत बनाना, तीत की डायरेक्शन आपको इस तरीके से बनानी है, बस ध्यान रखना, तीत की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से आपको यहां पर तीत की डायरेक्शन बनानी है आपको, ठीक है, जो यहां पे तीत की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से यहां पे आपको तीत की डायरेक्शन बनानी है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा तीत की डायरेक्शन बनेगी। तो सबसे पहले मेन पॉइंट हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो कटर होता है और हमारा जो वर्क पीस होता है, हमारा जो वर्क पीस होता है, इसकी डायरेक्शन हमारी इधर होगी और इसकी डायरेक्शन हमारी इधर होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो अप मिलिंग होता है, अप मिलिंग में हम क्या करते हैं, अप मिलिंग में हमारा जो कटर होगा और हमारा जो वर्क पीस होगा, उन दोनों की दिशा जो होती है वो हमारी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्क पीस की फीड की दिशा होगी वो हमारी किसके, कटर के अपोजिट होगी। तो कटर तो मेरा इधर की तरफ जा रहा है, कटर मेरा इधर की तरफ चल रहा है, लेकिन हमारा वर्कपीस इधर की तरफ चल रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अप मिलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हमारा अप मिलिंग कहलाएगा, ठीक है। इसी के अपोजिट हमारा क्या होगा, डाउन मिलिंग होगा। डाउन मिलिंग में आपको क्या करना होगा, मैं बस यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या है, इसके डायग्राम। डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा, हाँ इसको लिखना आता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, अपना डाउन मिलिंग के बारे में बात करूंगा, तो डाउन मिलिंग में हमारे जो कटर होंगे वो उनकी जो डायरेक्शन होगी, हमारे जो कटर होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी किस तरीके से होगी, इसमें क्या होगा कि हमारा जो वर्क पीस होगा उसकी भी डायरेक्शन हमारी सेम डायरेक्शन होगी। तो वर्क पीस की डायरेक्शन भी इस दिशा में होगी और कटर की डायरेक्शन हमारी इस दिशा में होगी। तो हमारा इसको क्या कहलाएंगे, डाउन मिलिंग के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको डाउन मिलिंग के नाम से इसको जानते हैं, दैट इज द डाउन मिलिंग। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको डाउन मिलिंग के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, दैट इज द डाउन मिलिंग। क्या कहलाएगा इससे हमारा स्टूडेंट, हमारा ये डाउन मिलिंग हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो डाउन मिलिंग क्या होता है और हमारा स्टूडेंट, हमारा डाउन मिलिंग क्या होता है, और बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, अप मिलिंग के बारे में। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग हमारा किस तरीके से यहाँ पे हमारी ऑपरेशन होती है, उनके बारे में क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, डिस्कस करें। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव के बारे में मैंने आपको बताया, मेन मोटिव केवल हमारा यही होगा। अगर मैं बात करूंगा अप मिलिंग के बारे में, तो अप मिलिंग में क्या होता है, अप मिलिंग में हमारा जो कटर होता है और कटर के साथ साथ हमारा जो वर्कपीस होता है, ठीक है, हमारा जो कटर होता है और कटर के साथ साथ हमारा जो वर्कपीस होता है, उन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी अपोजिट होती है, ठीक है। तो उन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट, हमारी अपोजिट होती है। तो यहां पे आपको क्या करना है, केवल देखो सारा डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, सारा डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, लेकिन
जो कटर के टीथ हैं उनकी डायरेक्शन आपको चेंज करके बनानी होगी। तो यहां पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके नीचे की तरफ जाएंगे, बस आपको याद रखना अप मतलब ऊपर की तरफ। तो यहां पे अप मतलब ऊपर की तरफ दांत होंगे और डाउन मतलब नीचे की तरफ हमारे दांत होंगे। एक लॉजिक समझ लेना माइंड में कि अप मिलिंग में क्या होगा, डायग्राम बिल्कुल सेम बनाने, लेकिन हमारे जो कटर के टीथ होंगे उनकी डायरेक्शन कह सकते हैं, उनकी जो दिशाएं होगी वो हमारी चेंज होंगी। ठीक है, तो अप मिलिंग में कटर के दांते ऊपर की तरफ होंगे, तो यहां पे कटर के दांते ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन डाउन मिलिंग में कटर के दांते नीचे की तरफ होंगे, वो हमारा क्या होगा, कहलाएगा डाउन मिलिंग कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो अप मिलिंग होता है, अप मिलिंग में हमारा वर्कपीस और कटर दोनों की जो कटिंग स्पीड होती है, कह सकते हैं हमारा कटिंग की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्या होती है स्टूडेंट, हमारी एक दूसरे के अपोजिट होती है। लेकिन जो हमारी डाउन मिलिंग होती है, डाउन मिलिंग में कटर भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और हमारा वर्कपीस भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो हमारे यहाँ पे सेम होती है। ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर सेम होती है। तो इसमें और भी यहाँ पे स्टूडेंट इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी जो डाउन मिलिंग होती है, बात करेंगे अब स्टूडेंट अप मिलिंग के बारे में। तो इस विधि में जो हमारा कार्यखंड होता है, या कह सकते हैं जो फीड होती है, उसकी कटर की घूर्णी दिशा के विपरीत दी जाती है। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे इसकी जो छीलन होती है, छीलन की जो मोटाई होती है हमारी शुरू में तो कम होती है लेकिन बाद में हमारी ज्यादा होती है। तो अप मिलिंग में क्या करते हैं, अप मिलिंग में हमारा जो कटर होता है वो स्टार्टिंग में कम छीला करता है, कम चिप निकालता है और बाद में ज्यादा चिप की मोटाई जो होती है, चिप की जो मोटाई होती है बाद में ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो हमारी जो अप मिलिंग मशीन होती है, अप मिलिंग मशीन में हमारा जो कटर होता है और हमारा जो वर्कपीस की जो फीड होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। और इसके प्रारंभ में जब हम अपने कटर के द्वारा वर्कपीस को काटते हैं, तो वर्कपीस को काटने के दौरान जो यहां पे हमारी चिप निकलती है, चिप का मतलब छीलन, जो कटा हुआ हमारा पदार्थ निकलता है, उसकी जो मोटाई होती है स्टार्टिंग में कम होती है और बाद में उसकी मोटाई हमारी बढ़ जाती है। सेम टू सेम अपोजिट हमारा किसमें हो जाएगा, हमारा डाउन मिलिंग में हो जाएगा। डाउन मिलिंग में कटर की दिशा तथा वर्कपीस के फीड की दिशा एक दूसरे के समान होती है, एक ही दिशा में होती है। इसके प्रारंभ में हमारी जो चिप की थिकनेस होती है वो हमारी स्टूडेंट मोटी होती है और बाद में हमारी कम होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको इस तरीके से यहां पर स्टूडेंट लिखकर आना होगा। इस तरीके से क्या लिखकर आना होगा, इस तरीके से यहां पर आपको लिखकर आना होगा कि हमारी डाउन मिलिंग क्या होता है और हमारा अप मिलिंग क्या होता है। इसका मेन मोटिव आप समझ जाना, डायग्राम जरूर बनाकर आना है, इसमें डायग्राम से नंबर मिलेंगे, अगर डायग्राम नहीं बना कराओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, मेन लॉजिक मैंने आपको बता दिया। मोस्टली जो मिलिंग मशीन में हमारा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट हमारा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा होता है। अब सबसे ज्यादा हमारा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्वच्छ चित्र के साथ अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर क्या होता है उसको भी यहाँ पे आपको बताना है। अंतर का मतलब ये नहीं कि बीच में डंडा खींच दे, इधर भी बताना इधर भी बताना, आप चित्र की सहायता से उसको बता सकते हो। चित्र की सहायता से अप मिलिंग को डिफाइन कर सकते हो और डाउन मिलिंग को भी स्टूडेंट क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो किसी एक प्रकार की मिलिंग का वर्णन कीजिए। कोई भी एक प्रकार की मिलिंग है, मिलिंग सबसे स्टूडेंट मिलिंग किसी भी एक प्रकार की मिलिंग का वर्णन करना है, तो किसी भी एक प्रकार की मिलिंग का वर्णन करने के लिए मैंने आपको बताया था ड्रिलिंग का कर दीजिए। किसका कर दीजिए, ड्रिलिंग का कर दीजिए। तो नॉर्मली अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो नॉर्मली डायग्राम इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। नीचे हम इस तरीके से बनाएंगे, यहां पे एक हम कॉलम बनाएंगे, इस तरीके से क्या बनाएंगे स्टूडेंट, कॉलम बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से यहां पे इस तरीके से इसको बनाएंगे और यहां पे इस तरीके से और इस तरीके से यहां पे अपने टूल्स को लगाएंगे। टूल को लगाने के बाद थोड़ा ये छोटा हो गया हमारा, इसको थोड़ा और नीचे की तरफ बड़ा कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, देखो मिलिंग मशीन ज्यादा हार्ड नहीं है बनाना, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने मिलिंग मशीन को यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, और यहां पे बना देंगे यहां पर स्टूडेंट एक इसका टेबल हेड। ठीक है, टेबल हेड बना देंगे और यहां पे क्या होता है हमारे स्क्रू के अकॉर्डिंग, हमारे यहां पर टेबल हेड के अकॉर्डिंग बना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टेबल हेड को ऊपर नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक हमारा यहां पे बना देना स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा यहां पर बना देना, जिसको हम यूज करते हैं, उसको घुमाने का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वर्कपीस रखा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्कपीस रखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे नाम देना है, दिस इज द हमारा कटिंग टूल। ये हमारे क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कटिंग टूल होगा। दिस इज द कटिंग टूल हमारा यहाँ पर होगा, दिस इज द कटिंग टूल। इसको स्टूडेंट क्या देना, ये हमारा ये स्टूडेंट हमारा स्पिंडल होगा, डेट इज द स्पिंडल। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा स्पिंडल होगा। ये हमारा क्या होगा, हैंड स्ट्रोक होगा, हैंड। ठीक है, हैंड व्हील कह सकते हैं इसको, हैंड व्हील। ठीक है, हैंड व्हील मतलब हाथ से चलाने वाला। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, गियर, पावर सिस्टम होगा। इसके अंदर हमारा क्या होगा, पावर सिस्टम होगा। दिस इज द पावर सिस्टम। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कॉलम होगा, दिस इज द कॉलम। और दिस इज द बेस, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, और इसको कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एडजस्टेबल टेबल, एडजस्टेबल
ठीक है, एडजस्टेबल, ABLE, एडजस्टेबल टेबल, जिसको हम एडजस्ट करके ऊपर नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लीड स्क्रू इसको कह सकते हैं, दैट इज द लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का मतलब इसको ऊपर नीचे की तरफ मूव कराने के लिए इसका यूज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बेड कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं, हमारा क्या होगा, बेड हो जाएगा, दैट इज द बेड, जिसके ऊपर हम वर्क पीस हमारा होगा। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क पीस, हमारा क्या होगा, वर्क पीस होगा। तो इस तरीके से कोई भी एक मिलिंग मशीन को आपको बनाना है, नॉर्मली इस तरीके से अपने डायग्राम को बनाना है, ज्यादा सजाकर नहीं बनाना। ठीक है, ताकि वहां पे आप उसके नाम को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके नाम को भी आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, डिफाइन करना है। क्या करना है स्टूडेंट, डिफाइन करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। आर्बर वगैरह, बेस, कॉलम, आर्बर, टेबल, लेड, वर्क पीस, वेरी गुड वेरी गुड। बोरिंग हेड एंड बोरिंग बार। ठीक है, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी होंगे स्टूडेंट वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो उसके एसओसीज वगैरह होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी आपको डायग्राम बनाना है, मैंने यहाँ पे बिगर स्केल के बनाए, आपको स्केल की सहायता से आपको बनाना होगा। देखो डायमेंशन, कोई भी डायग्राम और कोई भी डायग्राम बनाने के लिए आप स्केल की सहायता करो। अगर आपको सीधी लाइनें खींचती है ना, तो स्केल की सहायता से यूज करो, क्योंकि आपका जो डायग्राम बनाना होता है वो स्टूडेंट बिगड़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझको बनाना था बोल, मुझको बनाना था बोल, और आपने बना दिया इस तरीके से बोल बना दिया। इस तरीके से बोल थोड़ी नहीं होती है, बोल तो बिल्कुल एक सर्कल होती है। ठीक है, तो इसको कौन बोल कहे, कोई बोल नहीं कहने वाला। ठीक है, तो बोल जो होगी बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट, हमारी सर्कल टाइप की होती है। ठीक है, किसकी होती है, सर्कल टाइप की होती है। तो सर्कल के द्वारा आपको क्या करना, बोल बनाना है। तो इसी के अकॉर्डिंग कोई भी डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम बनाने के दौरान उसकी जो डायमेंशन होती है, कह सकते हैं, ये नहीं कि इसको तुमने बहुत ज्यादा लंबा बना दिया, इसको छोटा बना दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगना चाहिए कि इस तरीके से आपको डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेथ मशीन के 10 भागों के नाम हमने डिस्कस कर लिए। लेथ मशीन के 10 भाग हमारे क्या होते हैं, अप मिलिंग और लेथ मिलिंग हमारे क्या होते हैं। इसके पूछ सकता है कि हमारी जो मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन में हमारी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो मिलिंग मशीन में भी हमारे स्टूडेंट ऑपरेशन वही होते हैं, फेसिंग करना, ड्रिलिंग करना, रीमिंग करना, कटिंग करना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी हमारे स्टूडेंट ऑपरेशन होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम स्टूडेंट उसके बारे में लिख सकते हैं। तो कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे जो कटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कटर होते हैं। सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग, देखो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, हमारी जो वर्क टेबल होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को एडजस्ट करके रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इंडेक्सिंग, आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है इंडेक्सिंग के बारे में। देखो इंडेक्सिंग हमारा क्या होता है, मान लीजिए मेरी मान लीजिए मेरा ये टेबल है। ठीक है, मेरा वर्क टेबल है। वर्क टेबल का मतलब क्या होता है, जहां पे हम अपने वर्क पीस को एडजस्ट करके रखते हैं। कोई भी आपसे पूछने लगे मिलिंग मशीन में क्या होता है, मिलिंग मशीन और टर्निंग मशीन में क्या अंतर होता है, तो टर्निंग मशीन में क्या होता है, टर्निंग मशीन में हमारा जो वर्क पीस होता है वो रोटेशन करता है, लेकिन हमारा जो टूल होता है वो हमारा स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला डिफरेंस हमारा क्या होता है कि हमारा जो टर्निंग मशीन होती है, लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन में हमारा जो वर्क पीस होता है वो हमारा एक मोशन कंडीशन में होता है, लेकिन हमारा जो टूल होता है वो एक हमारा स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मिलिंग मशीन के बारे में, तो मिलिंग मशीन में हमारा जो वर्कपीस होता है वो एक स्टेबल कंडीशन में रखा होता है, लेकिन हमारा जो टूल होता है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करके हमारे वर्कपीस को काटने का काम करता है। अब यहां पे क्या होता है कि मिलिंग मशीन में हमारा जो वर्कपीस जिसके ऊपर एडजस्ट रख करके रखते हैं, हम क्यों रखते हैं, क्या कि वो एक अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सके, अपनी पोजीशन पे एक स्टेबल कंडीशन में रह सके, एक स्थितिक कंडीशन में रह सके, ताकि जब जब उसके ऊपर हम काटें, कोई भी ऑपरेशन क्रिया करें, तो अपनी जगह से वो हिले डुले नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टेबल होती है, टेबल के अंदर हम इंडेक्स बना देते हैं, लाइनिंग बना देते हैं। तो यहां पे हमारी जो टेबल होती है फ्लैट टेबल नहीं होती है, इसके बीच में इस तरीके से लाइनिंग हमारी बनी होती है, इस तरीके से क्या बनी होती है, लाइनिंग बनी होती है, जिनको इंडेक्सिंग के नाम से जाना जाता है। तो इंडेक्सिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को आसानी के साथ, या कह सकते हैं अपने स्टूडेंट एक स्थितिक कंडीशन के साथ, एक पोजीशन के साथ वहां पे उसको स्टेबल कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसको एक स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए वहां पे इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे इंडेक्सिंग वगैरह होते हैं, हमारे वर्क टेबल में हमारा लगा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट, मिलिंग मशीन पर कितनी प्रकार की प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि मिलिंग मशीन पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या कर सकते हैं, क्रियाएं को कर सकते हैं। तो मिलिंग मशीन पर हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रियाएं को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फेस मिलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है, ठीक है, कटिंग होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी हमारी ऑपरेशन होती है, इनके बारे में आपको यहां पर लिखना है। और इनके बारे में मैंने अपनी मैराथन क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इन सब के बारे में आपको बता रहा है कि कितने कितने टाइप की हमारी इसके ऊपर मतलब कौन कौन सी ऑपरेशन हमारी करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन सब के बारे में हमने क्या करें, डिस्कस किया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उनके बारे में देखेंगे, स्टूडेंट डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो इसके नाम भी लिख लेते हैं, चलो नाम लिख लेते हैं इसके। तो हमारी मिलिंग मशीन होती है मिलिंग ऑपरेशन। तो मिलिंग ऑपरेशन हमारे क्या क्या होंगे उनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे एक बार स्टूडेंट। तो मिलिंग ऑपरेशन हमारे क्या क्या होंगे, ध्यान देना। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, फेस मिलिंग होता है हमारा, दैट इज द फेस मिलिंग। ठीक है, फेस मिलिंग। तो फेस मिलिंग कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे कटर होते हैं वो कटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कटर बने होते हैं। अगर मैं कटर की बात करूं तो इस तरीके से हमारे कटर बने होते हैं, जिसके ऊपर हमारे इस तरीके से दांते बने होते हैं, और एक हमारे रोलर कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे मान लीजिए फ्लैट प्लेट है वर्क पीस की, उसके ऊपर हमारे क्या करेंगे, ये चलेंगे, रोटेट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसको, मतलब एक मतलब कहने का मतलब क्या है, वहां पे उसको फेसिंग करेंगे। फेसिंग मतलब उसको इकसार करना, प्लेन करना, फेसिंग करना। ठीक है स्टूडेंट, बात कर सकते हैं फेसिंग मिलिंग कह सकते हैं। और बात करें यहाँ पर किसके बारे में, प्लेन और स्लैब मिलिंग इसमें होता है। स्लैब मिलिंग कह सकते हैं, किसी को प्लेन करना, स्लैब मिलिंग हमारा होता है। एंगुलर, किसी भी वर्क पीस को किसी एंगल में काटने के लिए एंगुलर मिलिंग का यूज यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट यूज करते हैं। एंगुलर मिलिंग हमारी होती है, क्या कर सकते हैं, एंगुलर मिलिंग हो सकती है। जो ऑपरेशन हमारी लेथ मशीन पर नहीं होती वो ऑपरेशन हमारी मिलिंग मशीन पर होती है। जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट या डिफिकल्ट टाइप के हमको शेप को काटना होता है, आकार को बनाना होता है, वो सारी जो ऑपरेशन होती है उसको मिलिंग मशीन पर किया जाता है। मिलिंग मशीन एक हमारी लेथ मशीन से बड़ी मशीन होती है, समझ में आ गया। मिलिंग मशीन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो अलग अलग कठोर मतलब डिफिकल्ट, जो हमारी डिफिकल्ट कटिंग होती है, डिफिकल्ट आकार को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो यहां पे बात करेंगे हमारा फोम मिलिंग होती है, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, फोम मिलिंग होती है। तो जितनी टाइप की हमारी मिलिंग होती है, इसके सारे ऑपरेशन, इसके कटिंग टूल मैंने आपको डायग्राम के सहित आपको समझा रखे हैं। उनको मैराथन क्लासेस को देख लेना एक बार, वहां पे मैंने इन सब के बारे में आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करके बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, प्रोफाइल मिलिंग होती है, एंड मिलिंग होती है हमारी। एंड मिलिंग, एंड मिलिंग का मतलब क्या होता है, अब मोस्टली हमारा एंड मिलिंग क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से मेरा कोई वर्क पीस है, इसके चारों साइड से मुझको उसको काटना है। तो काटने के दौरान मुझको इतना आकार मुझको प्राप्त करना है, तो काटने के चारों साइड से उसको काटेंगे बराबर बराबर। जब इसका साइज हमारा यहां तक आ जाएगा तो उसको हम रोक देंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, एंड कटिंग, सॉरी एंड मिलिंग हमारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट, हमारी एंड मिलिंग हमारी कहलाएगी। सा मिलिंग होती है, थ्रेड मिलिंग होती है, सा मिलिंग होती है हमारी, सा मिलिंग हमारी होती है। और बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट किसके बारे में, थ्रेड मिलिंग के बारे में। हमारी कौन कौन सी मिलिंग होती है, थ्रेड मिलिंग हमारी होती है। थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन करते हैं किसमें, मिलिंग मशीन पर, ठीक है, थ्रेड मिलिंग होती है। और बात कर सकते हैं यहाँ पर किसके बारे में स्टूडेंट, प्रोफाइल मिलिंग के बारे में। किसी भी प्रोफाइल को हमको बनाना होता है, प्रोफाइल मिलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज द प्रोफाइल मिलिंग। प्रोफाइल मिलिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रिलिंग नहीं लिखा मैंने, ड्रिलिंग लिख सकते हैं, ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। बोरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बोरिंग भी यहाँ पे हम स्टूडेंट कर सकते हैं, बोरिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है, ऑपरेशन होती है, जो हम क्या कर सकते हैं, मिलिंग मशीन पर हम कर सकते हैं। फेस मिलिंग, स्लैब मिलिंग, एंगुलर मिलिंग, फोम मिलिंग, एंड मिलिंग, सा मिलिंग, थ्रेड मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, ड्रिलिंग मिलिंग, बोरिंग मिलिंग, सारी मिलिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपना स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यार सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मरोड़ी ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल का स्वच्छ रेखा चित्र बनाकर उसके विभिन्न अवयवों तथा कोणों को नामांकित करके बताइए। ठीक है, तो नामांकित करके हमको बताना है कि हमारे जो ड्रिल हमारा होता है, ड्रिल की भी जो बिट होती है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल को किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन करना होगा। तो बेसिकली मैं अगर मैं बात करूंगा इसके ड्रिल बिट के बारे में, तो ड्रिल बिट हमारा किस तरीके से बनाना होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टूडेंट बनाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा शैंक होता है, इतना हमारा पार्ट होता है। इस पार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एकदम इसको बिल्कुल धीरे 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 डॉटेड तरीके से आपको इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरीके से आपको फ्लूइड बनाने हैं। इस तरीके से क्या बनाने हैं स्टूडेंट, फ्लूइड बनाने हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लूइड बनाना है, इस तरीके से इसका प्रोफाइल इस तरीके से आपको बनाना है। पत्तियां होती है ना, पत्तियां, इस तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको इधर से जोड़ दो, ठीक है, थोड़ा ये ऊपर को हो गया, थोड़ा इधर से जोड़ दो, इसको 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 इधर से जोड़ दो। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है, हमारी ड्रिल बन जाती है, ड्रिल की हमारी बिट बन जाती है। क्या बन जाती है, हमारी ड्रिल की बिट बन जाती है। इसको इधर जोड़ के इसको इधर कर दो, इसको इधर और इसको इधर बना दो। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, हमारा ड्रिल की बिट हमारे यहाँ पर बन जाती है। क्या बन जाती है, ड्रिल की बिट हमारे यहाँ पर बन जाती है। अब इसको क्या होता है, इसको नाम देना होता है। क्या देना होता है, इसमें हमारे नाम देना होता है कि इसको का नाम हम किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो ये हमारे ट्विस्टिंग के अकॉर्डिंग बनी होती
होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इनको फ्लूट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट? फ्लूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमारे बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट किसके बारे में, पीछे की हमारा जो ये होता है हमको इसको कहते हैं शैंक। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हमारा शैंक कहते हैं। और दैट इज द बॉडी, ये हमारी क्या कहलाती है? हमारी बॉडी कहलाती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी होती है, मेरी क्या कहलाती है? शैंक कहलाती है। शैंक को हम क्या करते हैं, अपने जो ड्रिलिंग की मशीन होती है, ड्रिलिंग की मशीन के अंदर जो चक होता है, तो चक के अंदर अपने शैंक को फिट करते हैं। फिट करने के बाद हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी के ऊपर हमारे दांते बने होते हैं जिसको फ्लूट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जिसको फ्लूट के नाम से यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स को जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे इसके यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे आगे की तरफ होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। और यहाँ पे जो एक एंगल बना होता है, ये वाला जो एंगल होते हैं, इनको लिप एंगल और फ्लूट एंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिप एंगल और फ्लूट एंगल के नाम से भी इसको स्टूडेंट क्या जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पे केवल डायग्राम बनाकर आना होगा। डायग्राम बनाने के बाद इसके पार्ट्स को आपको लिखना होगा कि यहाँ पे इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारे फ्लूट होता है, लैंड होता है, बैब होता है, मार्जिन होती है, डिफरेंट टाइप के हमारे नेक होता है, गर्दन होती है इसकी, ठीक है। तो नेक हमारा कहां पर होता है? यहाँ पर इसका एक नेक होता है। इस तरीके से इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हमारा क्या होता है? नेक होता है, गर्दन, किसी भी चीज की गर्दन। तो इतना जो पार्ट होता है शैंक जो हमारी मशीन के अंदर फिट होता है, हमारी नेक होता है, इधर की तरफ हमारी बॉडी होती है, इसके ऊपर हमारे फ्लूइड बने होते हैं। आगे को हम क्या कहते हैं? नोज। इसको नोज के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से? नोज, नाक के नाम से। तो नोज, इसके नोज के अकॉर्डिंग भी इसको नाम से जान सकते हैं, ठीक है, नोज के अकॉर्डिंग। तो लिप हमारा क्या होता है? लिप केवल एंगल होता है, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट? नोज होगा। क्या होगा? नोज होगा। तो इस तरीके से आपको ड्रिल की बिट आपको बनानी होगी कि ड्रिल की बिट आप किस तरीके से यहां पे बना सकते हैं, आपको यहां पे स्टूडेंट इसके बारे में बनाना होगा, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक होता है वो, नेक, ठीक है। नोज होती है, इसको नोज के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ड्रिल को आप बताना है। मोस्टली ड्रिल का जो काम होता है, ड्रिल का काम क्या होता है? अपने मेटल क्या कह सकते हैं, अपने कार्यखंड के अंदर होल करने के लिए, छेद करने के लिए जिस औजार का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग बिट कहते हैं। ड्रिलिंग कटिंग टूल का जो नाम होता है उसको ड्रिल बिट कहते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने दीवारों के अंदर, अपने पदार्थों के अंदर, अपने मटेरियल के अंदर हमको होल करना होता है, हमको छेद करना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। किसका मशीन का उपयोग किया जाता है? ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारी ड्रिल बिट होती है, इसके नाम को डिफाइन करना है और इसके बारे में आपको डिफाइन करना है कि शैंक क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट डिफाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के इसको, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारी ड्रिल की जो बिट होती है वो किस मेटल की हमारी बनी होती है। तो ड्रिल की बिट की अगर मैं बात करूं, हमारे कौन कौन से मेटल की बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है, कास्ट आयरन, ग्रे और मेलेबल हमारी स्टील की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम और अन्य नरम धातु, लेड और टिन आदि की बनी होती है, ठीक है। तो धातु का नाम हमारे होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ड्रिलिंग का उपयोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बात है स्टूडेंट हमारा ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के नाम लिखिए। कि जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन पर डिफरेंट टाइप की जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर स्टूडेंट लिखना है कि डिफरेंट टाइप की हमारी जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे स्टूडेंट आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो डिफरेंट टाइप की क्रियाएं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक 50 mm मोटाई के वर्कपीस में 18 mm व्यास के छिद्र बनाने में समय की गणना कीजिए, जबकि कटिंग स्पीड हमारी 12 मीटर पर मिनट दी हुई है और फीड हमारी कितनी दी हुई है? 0.2 mm प्रति चक्कर हमारी दी हुई है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको यहाँ पे सोल्व करना है कि इसकी जो कटिंग स्पीड होगी, कहने मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करना होगा यहाँ पे स्टूडेंट आपको करना होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, तो ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत, तो ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं के बारे में आप आपको लिख देता हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी कौन कौन सी हमारी अभिक्रियाएं की जाती हैं देख लेना, यहां पर स्टूडेंट याद रख लेना कि ड्रिलिंग मशीन पर कौन कौन सी ऑपरेशन होती है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हमारी कौन कौन सी होती है? ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हमारी कौन कौन सी होती है? सबसे पहला हमारा क्या होता है? ड्रिलिंग ही होता है। तो ड्रिलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सबसे पहला ड्रिलिंग होता है, बात करेंगे ड्रिलिंग के बारे में। ड्रिलिंग स्पॉट फेसिंग हमारा होता है, दैट इज द स्पॉट फेसिंग, ठीक है। स्पॉट फेसिंग होता है, रीमिंग होता है, रीमिंग, बोरिंग भी हमारा इसके अकॉर्डिंग होता है, दैट इज द बोरिंग, ठीक है। रीमिंग होता है, बोरिंग होता है, और बात कर सकते हैं काउंटर बोरिंग के बारे में, ठीक है, काउंटर सिंकिंग के बारे में। काउंटर बोरिंग होता है, काउंटर सिंकिंग होता है,
काउंटर बोरिंग होता है, ठीक है, और हमारा काउंटर बोरिंग होता है और काउंटर सिंकिंग होता है हमारा, काउंटर सिंकिंग, ठीक है, काउंटर सॉरी सिंकिंग होता है, काउंटर सिंकिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है हमारी ऑपरेशन होती है, किसके ऊपर, लेथ मशीन के ऊपर हमारी ऑपरेशन होती है, ठीक है। होल मिलिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, होल मिलिंग भी इसमें अंदर कर सकते हैं, होल मिलिंग, होल मिलिंग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, होल मिलिंग, होल मिलिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम टैपिंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, टैपिंग, टैपिंग की ऑपरेशन भी इसमें हम कर सकते हैं। तो हमारी जो लेथ, हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन पे हमारी जो जो ऑपरेशन होती है, कौन कौन सी, ड्रिल करना, स्पॉट फेसिंग करना, रीमिंग करना, बोरिंग करना, काउंटर बोरिंग करना, काउंटर सिंकिंग, होल मिलिंग, टैपिंग, ये सारी ऑपरेशन हमारी किसमें होती है, हमारी ड्रिल मशीन पर हम कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिल मशीन पर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। टैक मनीष हमारे बात कर रहे हैं, बोरिंग, रीमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, वेरी गुड स्टूडेंट। इस तरह की जो ऑपरेशन होती है हम अपनी लेथ मशीन पर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कुशवाहा वाइन कह रहे हैं 118 एंगल होते हैं इसका, हाँ हमारे कितने होते हैं स्टूडेंट, इसके जो एंगल होते हैं बेसिकली हमारे 118 एंगल यहाँ पे स्टूडेंट इसका यूज करते हैं, 118 एंगल हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, तो कटिंग हमारे जो कटिंग एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 118 डिग्री के हमारे यहाँ पे कटिंग इसके एंगल होते हैं, कितने, 118 डिग्री एंगल के यहाँ पे इसके कटिंग हमारे एंगल होते हैं, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा है, बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एक 50 mm मोटाई के वर्क पीस में हमारा कोई वर्क पीस है जिसकी थिकनेस हमको कितनी दे रखी है, 50 mm दे रखा है, और वर्क पीस में 18 mm का कोई भी हमको होल करना है, और वहां पे हमको टाइम की वैल्यू बतानी है, मतलब टाइम कितना लगेगा, जबकि कटिंग स्पीड हमारी इतने दे रखा है और फीड हमको इतना दे रखा है, ठीक है, इतने चक्कर है। तो हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई भी स्टूडेंट बात करनी है या बात कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है बेसिकली अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट आप यूज करके इसको ऑपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्पीड को निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 16, सॉरी पाई डी एन अपॉन 1000, हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000 हमारा फॉर्मूला होता है, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना है, तो हमारा कटिंग स्पीड का क्या होगा, पाई डी एन अपॉन 1000, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा स्टूडेंट कटिंग स्पीड ऑलरेडी इसने दे रखा है, तो कटिंग स्पीड दे रखा है, टाइम बराबर हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा टाइम की, तो टाइम हमारा क्या होगा, कैपिटल टी, दैट इज द एल इंटू एन अपॉन, ठीक है, F1 इंटू एन, दैट इज द F1 इंटू एन, जहां पर F1 हमारी क्या होगी, फीड होगी, एन हमारी स्टूडेंट आरपीएम होगा, तो आरपीएम आपको यहां से निकालना पड़ेगा एन की वैल्यू, ठीक है। सी हमको दे रखा है कितनी, कटिंग स्पीड 12 मीटर पर मिनट हमको दे रखा है, ठीक है। तो एक 50 mm मोटाई के वर्कपीस में 18 mm व्यास के छेद बनाने के लिए समय की गणना करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दुनिंद कह रहे हैं इसकी सर याद करने की ट्रिक हमको बता दीजिए। याद करने की ट्रिक देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन में आपको नॉर्मली यहाँ पे पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। बेसिकली आज तो आपने कर लिया होगा क्योंकि आज तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। यहाँ तो केवल आपका एक रिवीजन मैं आपको कर रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, एक ओवरव्यू एक रिवीजन टाइप का मैं आपको कर रहा हूँ। रीमर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा। रीमर के बारे में मैं बात करूंगा तो रीमर क्या होता है, रीमर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस में ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के दौरान हम क्या करते हैं, उसके सरफेस को फिनिश करने के लिए हम एक रीमर का उपयोग करते हैं। रीमर एक हमारी ऑपरेशन होता है जिसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो रीमर के द्वारा हम क्या करते हैं कि ड्रिल किए हुए जो होल होता है हमारा, जिसके अंदर हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसके सरफेस को फिनिश करने के लिए जिस टूल बिट का हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, रीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, रीमर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, रीमर कहते हैं। तो रीमर एक टाइप का हमारा क्या होता है, टूल होता है जिसके द्वारा ड्रिलिंग के बाद हम किसी होल के व्यास को मतलब उसके सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए किसका, रीमर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो रीमर एक हमारा क्या होता है, कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा ड्रिल किए हुए छेद या होल को आवश्यक सीमाओं के अंतर्गत
शुद्ध साइज एवं फिनिश में बनाया जाता है, जिसके द्वारा की जाने वाली जितनी भी ऑपरेशन हमारी होती है उसको रीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको रीमिंग कहते हैं। तो होल को फेसिंग की जाती है। टैक मुनिश कह रहे हैं होल को फेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने रीमिंग का उपयोग करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट। तो हमारा पहले ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग के बाद रीमिंग होता है, रीमिंग के बाद एक हमारा ऑपरेशन होता है जिसको बोरिंग के नाम से जाना जाता है। तो बोरिंग का मोस्टली उपयोग करते हैं अपने डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। अपना जो होल किया है, होल के डायमीटर को अगर हमको बढ़ाना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? बोरिंग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ऑपरेशन हमारे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए क्यों, बताइए कि बोरिंग से पहले ड्रिलिंग को क्यों किया जाता है, या कह सकते हैं कि ड्रिलिंग के बाद हम बोरिंग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये होता है, सबसे पहले हमको ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के दौरान हम क्या करते हैं? जो भी अंदर का हमारा मेटल होता है उसको हम काट कर बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर हमको फिनिशिंग करनी होती है उसका रीमर का उपयोग करते हैं। रीमर के बाद हम क्या करेंगे? अगर उस डायमीटर को बड़ा करना होता है तो डायमीटर को बड़ा करने के लिए हम इसका बोरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, बोरिंग टूल का उपयोग करते हैं। ये सारी हमारी क्या होती है? ऑपरेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होती है स्टूडेंट? हमारी ये हमारी ऑपरेशन होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, अगर इसके देखो इसका भी डायग्राम बिल्कुल सेम ही होता है। बात करूं यहाँ पर रीमर का, तो रीमर का भी जो डायग्राम होता है वो हमारा बिल्कुल सेम ही होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर आना होगा। जैसे अभी मैंने अपना ड्रिल का बिट का बनाया था ना, तो ड्रिल के बिट में भी आपको केवल इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे? हमारे यहाँ पे तीर बनेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या बने होते हैं? तीर बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, रीमर के ऊपर, तो रीमर के ऊपर इस तरीके से हमारे तीर बने होंगे। इस तरीके से क्या बने होंगे? हमारे तीर बने होंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? रीमर कहलाएगा, जो क्या करेगा? यहाँ पर काटने का काम करता है। क्या करता है? इसमें हमारे काटने का काम करता है। ठीक है, तो इसके भी हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी हो गया, लैंड हो गया, एंगल ऑफ चैम्बर हो गया, फ्लूट्स हो गए, मार्जिन हो गया। ठीक है, हमारी कटिंग लिप हो गया, शैंक हो गया, टैंग हो गया, ब्लेड हो गया, डिफरेंट टाइप के इसके नाम है। इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि जिग बोरिंग मशीन का स्वच्छ चित्र बनाकर उसके बारे में बताइए। जिग बोरिंग, तो जिग बोरिंग क्या करता है? हमारा जो जिग टूल होता है वो क्या करता है? हमारे वर्कपीस के अंदर, होल के अंदर जाकर वहां पे, और अगर उसके डायमीटर को बढ़ाना होता है तो वहां पे कटिंग टूल, मतलब उसका जो टूल होता है, बेसिकली अगर मैं टूल की बात करूंगा तो टूल हमारा किस तरीके से होता है? उसका इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसका टूल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका टूल होता है, इस तरीके से, जो क्या करता है? अंदर अंदर की तरफ जाकर साइड से जितना भी हमारा मेटल होता है उसको काटने का काम करता है। जिग बोरिंग की कार्यविधि को मैंने अपने मैराथन क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा है। इसका डायग्राम भी वहां पे मैंने आपको बता रखा है कि इसके डायग्राम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वहां पे आप इसको देखना। ठीक है, तो हमारा जो जिग बोरिंग मशीन होता है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रक्रिया यहाँ पे किया जा सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखकर आना है। ओके स्टूडेंट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जिग बोरिंग हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शेपर मशीन के बारे में बताइए तथा वर्क होल्डिंग और सपोर्टिंग डिवाइस लिखिए। शेपर मशीन क्या होता है? किसी भी मेटल को शेप करने के लिए, कहने का मतलब उसको एक फ्लैट बनाने के लिए, या किसी भी उसको फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शेपर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो शेपर मशीन के बारे में बताइए और उसके वर्क होल्डिंग और सपोर्टिंग डिवाइस के बारे में समझाइए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टूडेंट किसके बारे में? शेपर मशीन के बारे में। तो शेपर मशीन जो होती है वो हम उसका यूज करते हैं किसी भी मेटल की सरफेस को फिनिश करने के लिए, या उसको मतलब एक टाइप से उसको मतलब शेप देने के लिए हम क्या करते हैं? शेपर मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली इसके पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, बेस होता है हमारा इसका। और बात करेंगे यहां पर, तो किसी भी एक कार्यखंड को, उसके कार्यखंड को एक सुअभिकल्पित युक्ति द्वारा पकड़कर मशीन की मेज पर कस देना। तो यहाँ पे शेपर किस तरीके से इसका डिजाइन कर सकते हैं? तो बेसिकली इसका जो डायग्राम होगा वो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक टूल बना देंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हम इसका एक टूल बना देंगे। ठीक है, जो क्या करेगा? यहाँ पे इसका काटने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। पहले इसका सरफेस इतना था लेकिन बाद में उसने काट के इतना कर दिया। तो किसी भी पार्ट को शेपर प्रोवाइड कराना हमारा क्या कहलाता है? शेपिंग टूल का काम होता है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे आपको जो ये बनाना होगा ना, ये टूल जो बनाना होगा वो इससे सट कर बनाना होगा। यहाँ पर इस तरीके से बनाना होगा, और यहाँ पे हमारी जो चिप होगी वो इस तरीके से यहाँ पे कटने का काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कटने का काम करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? शेपिंग टूल हमारा कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? किसी भी
वर्कपीस को एक शेप प्रदान करने के लिए, उसको एक नया आकार प्रदान करने के लिए शेपिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो शेपिंग मशीन के बारे में आपको यहां पे पढ़ना है कि शेपिंग मशीन हमारी क्या क्या होती है, और इसके जो होल्डिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में आपको यहां पे पढ़ना है। वर्क होल्डिंग या सपोर्टिंग डिवाइस जो भी हमारी होती है उनके बारे में आपको यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, वाइस होता है। वाइस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना जो वाइस होता है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क पीस को पकड़ने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके वर्कशॉप में हमारा टेबल लगी होती है, टेबल के ऊपर बेंच वाइस हमारी लगी होती है, जिसमें अपने क्या करते हैं, बेंच, बड़ी बड़ी बेंच होती है, उसके कोने पर हमारी एक बेंच वाइस लगी होती है, जिसमें अपने मेटल को, अपने वर्क पीस को उसके अंदर फंसाते हैं, उसको इस तरह कस देते हैं, ठीक है। उसके बाद आरी से उसको काटने का काम करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, बेंच वाइस होते हैं। बेंच वाइस का मोस्टली हमारा जो उपयोग होता है उसको अपने वर्क पीस को होल्डिंग करने के लिए, अपने वर्क पीस को पकड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बात करें पे वर्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में, तो वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारे क्या होती हैं, वर्क पीस होल्डिंग टूल्स। वर्क पीस होल्डिंग टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वर्क पीस होल्डिंग टूल्स हमारी कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वाइस के बारे में। तो वाइस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, बेंच वाइस भी होती है, ठीक है, रिंच वाइस भी हो सकती है। बात करेंगे क्लैंप के बारे में। किसके बारे में, क्लैंप। क्लैंप का मतलब क्या होता है, चटकनी टाइप का आपने देखा है क्लैंप। तो वर्क पीस को वर्क टेबल पर एडजस्ट कराने के लिए हम क्लैंप का उपयोग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जॉब को वी ब्लॉक की सहायता से पकड़ा जा सकता है। एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, वी ब्लॉक। एक हमारा क्या होता है, वी ब्लॉक होता है। आप लोगों ने देखा होगा वी ब्लॉक। अगर हमारे कोई भी राउंड शेप होता है तो राउंड शेप को एडजस्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे इसका वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई भी हमारी कोई भी छोटी सी बार होती है जहां पे वो एक स्टेबल कंडीशन में, उसको पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। और बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जॉब को एंगल प्लेट की सहायता से भी इसका उपयोग किया जाता है। एक हमारा क्या होता है, एंगल प्लेट। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा एंगल प्लेट होता है। अगर किसी भी प्लेट को या किसी भी वर्क पीस को एक एंगल पर उसको लेटाना होता है, एक एंगल पर उसको काटना होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ब्रेसिस का यहाँ पे उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, ब्रेसिस। तो ब्रेसिस का यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका उपयोग करते हैं। ब्रेसिस भी एक हमारी क्या होती है, होल्डिंग डिवाइस होती है, ठीक है, ठीक है। ब्रेसिस भी हमारे एक टाइप का टूल्स होता है, ठीक है। और हमारे फिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जिग्स एंड फिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, जिग्स एंड फिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो हमारे जिग्स होते हैं वो मोस्टली हमारे काफी वेट में हल्के होते हैं, उनको वो भी काम क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो फिक्सचर होते हैं वो एक स्टेबल कंडीशन पर हम उसको नट या बोल्ट की सहायता से वर्क टेबल पर फिक्स करके रख देते हैं, और उसका वेट जो होता है काफी ज्यादा होता है, और ये भी हमारा क्या करता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस ही हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्सचर भी जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारा होता है। क्या होता है इसमें, हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारा होता है। इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता रखा था, और सारे इसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस करना है। इनके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारी क्या होती है, और एसोसिएट मतलब सहारा देने वाली हमारी जो डिवाइस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंडल होता है, ठीक है, स्लीव होता है, ये सब हमारे क्या होती है, हमारी एसोसिएट होती है, जो क्या करती है, अपने वर्क पीस को सहारा देने के लिए प्रदान करती हैं। जैसे चक होता है, क्लैंप होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्क पीस को पकड़ने के लिए, वर्क पीस को पकड़ने के लिए, उसको सहारा देने के लिए टेल स्ट्रोक होता है। ये सब हमारी क्या होती है, हमारे सहारे देने वाली युक्तियां होती है। ये हमारे क्या होते हैं, वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस होते हैं। जो वर्क पीस होता है उसको पकड़ने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे जिग और पिक्चर के बारे में, अंतर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जिग और पिक्चर क्या होता है। तो हमारा जिग जो होता है मोस्टली हम यूज करते हैं अपने टूल को, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा टेबल होता है उसको हम मतलब हटा भी सकते हैं, उसको रख भी सकते हैं। अपना जो हमारा टेबल होता है जिसमें अपने वर्क पीस को स्टेबल कंडीशन करने के लिए रखते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जिग और पिक्चर दोनों का काम होता है अपने वर्क पीस को पकड़ने के लिए, अपना वर्क पीस को एक एडजस्ट करने के लिए टेबल का काम करता है, ठीक है। तो जिग जो होता है, जिग को हम अपना मशीन से हटा के अलग भी कर सकते हैं, उसको वहां पर रख भी सकते हैं। लेकिन जो पिक्चर होता है वो आकार में बड़ा होता है, उसको हम टेबल पर ही नट बोल्ट की सहायता से वहां पे एडजस्ट कर दिया जाता है। उसको हम वहां पे उसको दोबारा एक मतलब उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको बार बार हटा नहीं सकते, ठीक है। दोनों में केवल ये अंतर होता है, ओके स्टूडेंट। ये मोस्टली हमारा जो पिक्चर होता है बड़े वर्कपीस को डिजाइन करने के लिए, जहां पे हम बड़े वर्कपीस पर प्रोसेस करते हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो जिग होता है उसको हम छोटे वर्कपीस जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए, वहां पे उसकी मशीनिंग प्रक्रिया करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, जिग का उपयोग करते हैं, ठीक है। ब्रोचिंग प्रक्रिया के बारे में आपको बताइए, इसके द्वारा विभिन्न इंटरनल होल के बारे में बताइए। इसका भी क्वेश्चन जो है वो मैंने मैराथन क्लासेस में आपको बता रखा है, और साथ के साथ मैंने आपको स्टूडेंट पीवाईक्यू क्लासेस में भी आपको डिस्कस करके बता रखा है। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी मेरा होल है, उस होल के अंदर कितने टाइप के हम उसको डायमेंशन बना सकते हैं। उस होल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आकार प्रदान करने के लिए, आकार देने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे स्टूडेंट ब्रोचिंग का उपयोग करते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ लेना। कटिंग फ्लूइड के कार्य के बारे में बताइए तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। कटिंग फ्लूइड क्या होता है, जब हम
जब हम अपने कटिंग टूल से अपने वर्कपीस को काटने का काम करते हैं तो वर्कपीस को काटने के द्वारा जो वहां पे चिप हमारी निकलती है, कह सकते हैं कि घर्षण के कारण हमारा क्या होता है, हीट, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट, कटिंग फ्लूइड का हमारा उपयोग करते हैं। तो कटिंग फ्लूइड क्या होता है, अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए जब हम अपने वर्कपीस मतलब कटिंग टूल के द्वारा अपने वर्कपीस को काटने का काम करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका उपयोग करते हैं। जॉब की मशीनिंग, टैपिंग, रिमिंग इत्यादि क्रियाओं करते समय जॉब व कटिंग टूल के घर्षण को कम करने के लिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कटिंग फ्लूइड्स हमारे होते हैं, ठीक है, कूलेंट्स भी होते हैं, कटिंग फ्लूइड्स भी होते हैं, जिनके बारे में आपको यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे खनिज तेल होते हैं, हल्के विलायक और भारी शोषित तेल हमारे होते हैं। तो कटिंग फ्लूइड बेसिकली जैसे हमारा लिक्विड होता है, तेल होते हैं, तेल के द्वारा हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं ताकि वहां पे स्टूडेंट हमारा जंग न लगे और फ्रिक्शन को कम कर सके, वहां पे स्टूडेंट कटिंग फ्लूइड का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, मोम होता है, ग्रेफाइट होता है हमारा, ठीक है, और बात कर सकते हैं स्टूडेंट हमारा जलीय घोल होता है, साबुन होता है, लवण होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे कटिंग फ्लूइड होते हैं। इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, बात करेंगे ग्राइंडिंग के मशीन के बारे में। ग्राइंडिंग क्या करता है, किसी भी बॉडी के ऊपर सरफेस फिनिशिंग का जो काम होता है वो हमारा ग्राइंडिंग होता है। किस मेटल से, एब्रेसिव जो मेटल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ये बना हुआ होता है। एक हमारा कठोर व्हील होता है, व्हील आकार का होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, किस तरीके से हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, लेजर किरण पुंज मशीन का सचित वर्णन कीजिए। इसमें हम स्टूडेंट हमारी जो मशीन होती है वो होती है हमारी डिफरेंट टाइप की मशीन होती है। बेसिकली पहले लेथ मशीन और मिलिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता था, बाद में हमने क्या करा, एक एडवांस मशीन का उपयोग किया जिसके द्वारा हम अपने विगर टूल के द्वारा अपने क्या करते हैं, वर्कपीस को काटने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आपने देखा होगा किसी अगर हार्ड टूल होता है, हार्ड मटेरियल होता है, उसको काटने के लिए हम पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, हवा का भी उपयोग कर सकते हैं, अपने लेजर मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं जिनके द्वारा हम अपने मेटल को कटिंग करने का उपयोग कर सकते हैं। तो लेजर मशीन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसका जो ऑपरेशन होता है वो हमने अपनी मैराथन क्लासेस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा रखा है, वहां पे इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है, वहां पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आपका जैसा कि अब सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, साथ के साथ जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनको भी एक साथ स्टूडेंट रिवाइज कर लेना ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख सकें। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी हमारा थ्योरिकल सब्जेक्ट होता है, थ्योरी के सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन से रिलेटेड एक डेफिनेशन देख लीजिए, उसकी 2 लाइन देख लीजिए, उसके बाद में उसका जो भी कुछ लिखना वो एक तरीके से आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए, डायग्राम आपको बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने में आपका बहुत टाइम निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, क्योंकि आप अपने नोट्स को नहीं बनाते हो। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस केवल उसी की होती है, कहते हैं ना अगर कोई मेहनत करता है तो फल उसको जरूर मिलता है। जो बच्चा डेली कॉलेज जा रहा है, डेली पढ़ रहा है और वो डेली के साथ साथ अपने नोट्स को बना रहा है, नोट्स बनाने के कारण क्या होता है, तो उसको लिखने में प्रैक्टिस हो जाती है और जो वो लिखता है ना साथ के साथ उसके माइंड में वो चीजें आती रहती हैं और साथ के साथ उसका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है। जब वो डायग्राम पहले बना लेता है तो उसको डायग्राम दोबारा बनाने में कोई भी डिफिकल्ट नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी डायग्राम को फर्स्ट टाइम बनाता है तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डायग्राम और कैलकुलेशन जो होती है वो प्रैक्टिस करने से आती है, तो डायग्राम और कैलकुलेशन की हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो आपको आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप आपका पेपर आज का बहुत ही अच्छा जाए और आप अच्छे नंबर लेकर आए और अपने पेपर में अच्छे से पास हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और पेपर की तैयारी अच्छे से करें और पेपर अच्छे से देकर आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।